पाकिस्तानी आर्मी बहुत पीसफुल है। आई सी पीस में पाकिस्तानी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। इंडियन मीडिया बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहती है। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है। किसी छोटी चीज को भी इंडियन मीडिया ऐसे आग लगा के मिर्ची लगा के बताती है कि लोग बहकावे में आ जाते हैं। वो छोटी सी चीज़ होती है, उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। ये सारी बातें कहने वाला कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या टेररिस्ट नहीं था। ये बातें इंडिया के ही विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने कही थी। जी हाँ, वही अभिनंदन वर्तमान जिन्होंने MiG-21 एयरक्राफ्ट से अमेरिकन F-16 गिरा दिया था। वही अभिनंदन वर्तमान जिसके भारत वापस लौटने पर पूरे देश ने खुशियां मनाई थी। पर अभिनंदन जैसे एक सच्चे वफादार सोल्जर कैमरे के सामने पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या वो किसी प्रेशर में थे? आखिर अभिनंदन इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे कि पाकिस्तानी आर्मी उन पर प्रेशर बना सके? अभिनंदन का पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़े जाना उनकी बहादुरी का नतीजा था या लापरवाही का? क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा कि पाकिस्तान 3 दिनों में घुटनों पर आ गया? वो एक रात थी जिस रात में कहीं राज थे, राज को राज ही रहने दीजिए। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। कैसे अपने एक पायलट को छुड़ाने के लिए भारत पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने को तैयार था? कैसे अभिनंदन को बंदी बनाना पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी? इन सवालों के जवाब ना तो आपको नेशनल टेलीविजन पे देखने को मिलेंगे, ना अखबारों के पन्नों में। पर एक भारतीय होने के नाते आपके लिए ये सवाल भी जरूरी हैं और इनके जवाब भी। नमस्कार, मैं हूं रवि खरबंदा और आज की वीडियो में आप जानोगे अभिनंदन के कैप्टिव होने से रिहा होने तक की पूरी कहानी, पर्दे के आगे की भी, पर्दे के पीछे की भी। और इस वीडियो के एंड होने तक आपको भी प्राउड फील होगा अपने देश की फोर्सेस पर, डिप्लोमेसी पर और हमारे नेशनल लीडर्स पर। 2019 दिन 14 फरवरी। लोग इस दिन वैलेंटाइन डे बनाते हैं, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने की लग्जरी सबके पास नहीं होती। हमारे जवान घर परिवार, प्यार, दोस्त से दूर रहकर हमारी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। 19 फरवरी के दिन भी दोपहर 3 बजे के आसपास CRPF जवानों का एक कॉन्वॉय पुलवामा जिले के लेथपोरा रीजन से गुजर रहा था। ये जगह श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। कॉन्वॉय में लगभग 78 गाड़ियां थी और 2500 से ज़्यादा जवान थे। अचानक से इस कॉन्वॉय के रास्ते में आती है एक SUV जिसमें लगभग 250 से 300 किलो का एक्सप्लोजिव था और उसे चला रहा था आदिल अहमद दार। ये आदमी बॉर्न इन इंडिया था पर ट्रेंड इन पाकिस्तान।
कश्मीर के एक छोटे कस्बे से आने वाला आदिल अहमद डार 2017 में पाकिस्तान गया था जैश ए मोहम्मद से ट्रेनिंग लेने। 2019 में इसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और ये इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया वापस आया एक सुसाइड बॉम्बर बनके। हमले के दिन ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ मारना चाहता था, इसलिए एसयूवी लेके वो कॉन्वॉय की एक बस से टकरा जाता है। दिस रिजल्टेड इन ए बिग एक्सप्लोजन। धमाके की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी आवाज़ कई दूर किलोमीटर तक गूंजी। आसपास के रहने वाले लोगों के मुताबिक उनको ऐसा लगा था कि जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया हो। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, पुलवामा में जहां सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का फदाई अटैक। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये भारत की अस्मिता, हमारी शांति और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज था। देश ये खबर सुन के सदमे में था। लोग मातम तो मना रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि आंसू बहा के, फूल चढ़ा के और सोशल मीडिया पे स्टेटस लगा के कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्हें रिवेंज चाहिए था। उन 44 सोल्जर्स के घर वालों के साथ भी जस्टिस सिर्फ रिवेंज लेकर ही हो सकता था। आपको उरी 2016 याद होगा, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर ऐसा ही एक टेररिस्ट अटैक किया था। और जवाब में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पर इस बार चीजें और ज्यादा इंटेंस थी। इलेक्शन का टाइम था, पब्लिक डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी और सारे देशवासी एक ही डिमांड कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रिप्लाई जो पाकिस्तान को हिलाकर रख दे। 5 इंच का सीना दिखाने का वक्त आ गया है। 45 की कुर्बानी में पूरा लाहौर जलना चाहिए, तभी देश का युवा शांत बैठेगा। ऐसा जवाब जिससे टेररिस्ट की रूह कांप जाए और अगली बार ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचें। इंडिया की काबिल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। जैश ए मोहम्मद के कैंप्स की लोकेशन ट्रैक की गई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया की मैपिंग की गई और एक एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया गया और एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। इस ऑपरेशन का नाम बंदर इंटरनेशनली रखा गया ताकि कोई भी समझ ना पाए कि असली मिशन क्या है। सारी प्लानिंग हो गई थी, सब जवान तैयार हो गए थे और गवर्नमेंट की तरफ से भी हरा झंडा मिल गया था। अब तो बस एक्शन बाकी था। छब्बीस फरवरी 2019 को सुबह लगभग 3:30 बजे इंडिया के 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में मल्टीपल जैश ए मोहम्मद कैंप्स पर 1000 किलो के लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए। इंडियन आर्मी ने किसी भी सिविलाइजेशन को हानि नहीं पहुंचाई थी, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट मारे गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस टेररिस्ट इंक्लूडिंग कुछ टॉप टेररिस्ट लीडर एंड ट्रेनर्स मारे गए थे। और ये नंबर इंडिया की किसी एजेंसी ने नहीं, पाकिस्तान के ही एक फॉर्मर डिप्लोमेट ने ही सामने लाया। इंडिया ने जो किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। ये एक नॉन मिलिट्री प्रोएक्टिव स्ट्राइक था जिसने ना सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को बल्कि पाकिस्तान के फॉल्स सेंस ऑफ अनबीटेबल को भी तोड़ दिया। ये ऑपरेशन इतना सीक्रेटली हुआ था कि प्लेन्स टेक ऑफ करते वक्त भी पायलट को एग्जैक्ट लोकेशन लिफ्टेड ऑफ होने के बाद ही बताई गई थी।
इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान हिल गया था। वहाँ के लोग अपनी सरकार और आर्मी को नकारा बोलने लगे। ये उनके लिए बहुत शर्म की बात थी कि कोई ऐसे अटैक उनके बॉर्डर्स के भीतर आकर कर चला गया और वो कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके रिलेटेड एक फेसबुक पर पोस्ट भी की और इस एयर स्ट्राइक को सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट बताया। वहीं इंडिया में जश्न का माहौल था। लोग कह रहे थे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये एयर स्ट्राइक इलेक्शन स्टंट हो या ना हो, गवर्नमेंट ने हमारे शहीद जवानों की जान लेने का बदला लिया, यही हमारे लिए गर्व की बात है। तो जवाब मिला है पाकिस्तान को, भारत ने बहुत अच्छा दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं पूरे देश के लोगों को जो है इसके लिए धन्यवाद है कि जो उन्होंने करारा जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके लिए पूरा देश माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत ने जो भी किया है वो अच्छा किया है। पाकिस्तान को कम से कम सबक तो सीखना चाहिए इससे कि देश में शांति से रहे, देश में खुशहाली हो, लोगों को खुशी मिले। लेकिन उसकी आदत है, आज से नहीं काफ़ी सालों से इतिहास रहा है उसका। प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्रवाई किया है बहुत बढ़िया किया है और ऐसा बालाकोट एयर स्ट्राइक के सिर्फ एक दिन बाद यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक करने की सोची। 10 पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट पाकिस्तान से उड़े और LOC की तरफ बढ़े। इन 10 जेट्स में से F-16 फाइटिंग फॉल्कन भी थे, जो US से इंपोर्टेड न्यू जनरेशन फाइटर जेट्स थे। इंडिया के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं था जो इतना एडवांस हो, लेकिन फिर भी हमारे सोल्जर्स का हौसला कहाँ गिरने वाला था। पाकिस्तान इंडियन मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक करना चाहता था। राजौरी, नौशेरा और कृष्णा घाटी जैसी लोकेशंस उनका टारगेट थी। लेकिन इंडिया भी पूरा अलर्ट था। इंडियन एयरफोर्स ने इमीडिएटली सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और MiG-21 बाइसन जेट्स स्क्रैम्बल कर दिया और इसी स्क्वाड में से एक MiG-21 उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। MiG-21 बाइसन पहली बार इंडिया ने 1963 में इंडक्ट किया था। भले ही उसे कितना भी अपग्रेड किया गया हो, फिर भी एज, टेक्नोलॉजी और स्पीड की टर्म्स में MiG-21 बाइसन F-16 से काफ़ी पीछे था। पर इन सब की परवाह किए बिना अभिनंदन ऑर्डर मिलते ही तुरंत निकल गए। एक तरफ मॉडर्न रेडार, एडवांस्ड मिसाइल्स और सुपीरियर मिशन सिस्टम वाले F-16 थे और दूसरी तरफ 60 साल पुरानी एयरक्राफ्ट यूज करता एक पायलट। बहुत लोगों को लगेगा कि MiG-21 लेके F-16 से लड़ना सुसाइड करने से कम नहीं है, पर शायद अभिनंदन को अपने जज्बे, ट्रेनिंग और हिम्मत पर पूरा भरोसा था। अभिनंदन ने रेडार पे F-16 को लॉक किया। उन्होंने एनिमी को विजुअल रेंज में लाया और बिना किसी हेजिटेशन के R-73 इंफ्रारेड मिसाइल को फायर कर दिया और उसके तुरंत बाद एक F-16 हवा में ही ब्लास्ट हो गया। MiG-21 ने वर्ल्ड मोस्ट एडवांस F-16 को गिरा दिया था। शॉकिंग बट ट्रू। पर कहते हैं ना, हर जीत की एक कीमत होती है। इस जीत की भी एक कीमत चुकानी पड़ी। इस कॉन्फ्लिक्ट में अभिनंदन के एयरक्राफ्ट को भी काफ़ी डैमेज सहना पड़ा। मिड एयर वो MiG-21 कंट्रोल से बाहर जाने लगा। अभिनंदन को पता चल गया था कि ये एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाली है। उन्होंने देर न करते हुए तुरंत अपने आप को इजेक्ट कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया में नहीं पाकिस्तान में लैंड कर गए। अभिनंदन को शायद ये अंदाज़ा हो गया था कि वो क्रॉस बॉर्डर लैंड कर गए हैं। कुछ देर में वहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होने लगे। अपना डाउट कंफर्म करने के लिए अभिनंदन ने उनसे पूछा कि ये कौन सा देश है। लोगों में से किसी एक ने झूठ कहा कि ये इंडिया है। उसने बोला कि ये कौन सी जगह है। मैंने बोला ये इंडिया है, क्योंकि मैंने उसका ये झंडा जो था ना, ये फ्लैग लगा हुआ, मैंने पता चल गया कि ये इंडिया का आदमी है, ये पाकिस्तान का नहीं है। अभिनंदन ने एश्योरेंस के लिए भारत माँ की जय और जय हिंद के नारे लगाना शुरू किया। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने अपनी गन निकाली और उन लोगों पे तान दी। लेकिन अभिनंदन काफ़ी इंजर्ड हो चुके थे। उनकी कमर, घुटने और कंधे पर काफ़ी सीरियस फ्रैक्चर्स थे। उन्होंने गन तानी रखी और उन लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए, पर
उन लोगों में से किसी ने हेल्प नहीं की। इनफैक्ट वो सारे लोग साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और अभिनंदन को घेर लिया। उन्होंने अभिनंदन पे अटैक करना शुरू किया, उस पर पत्थर से वार करने लगे। उनकी नाक तक टूट गई, वो अपनी आंखें तक ठीक से नहीं खोल पा रहे थे। तभी वहां पर पाकिस्तानी आर्मी पहुंचती है और अभिनंदन को उस जगह से अपने हेडक्वार्टर ले जाती है। अभिनंदन के पास उस समय कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट भी थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी के वहां पहुंचने से पहले अभिनंदन ने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहीं के एक तालाब में डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक सोल्जर अपने देश के लिए सब कुछ सहता है, पर देश का एक भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एनिमी के साथ शेयर नहीं करता। पाकिस्तानी आर्मी ने पूछताछ शुरू की। अभिनंदन ने कहा, मैं विंग कमांडर अभिनंदन हूँ, मेरा सर्विस नंबर 27981 है। आई एम सॉरी, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। जेनेवा कन्वेंशंस के रूल के हिसाब से एक कैप्चर्ड सोल्जर सिर्फ अपना नाम, रैंक और सर्विस नंबर बताता है, और अभिनंदन ने भी ठीक वैसा ही किया, ना ज़्यादा बोले ना कम। इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। इस वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि पाकिस्तानी आर्मी अभिनंदन को एक सोल्जर वाली रिस्पेक्ट दे रही है, उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर रही। अभिनंदन इस वीडियो में थोड़े भी नर्वस या डरे हुए नहीं दिखते, ना कोई डर ना कोई घबराहट, चेहरे पे एक अजीब सी शांति, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस वीडियो में अभिनंदन ने पाकिस्तानी आर्मी की तारीफ करते हुए कहा कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स ने उन्हें लोकल से सेव किया। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। और उन्हें अपनी यूनिट ले जाके इमीडिएट फर्स्ट एड प्रोवाइड किया। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल ले जाके एक थोरो चेकअप भी करवाया। फिर वो मुझे अपनी यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। तभी उन्होंने कहा, द पाकिस्तानी आर्मी इज़ वेरी प्रोफेशनल सर्विस, आई सी पीस इन इट, I have spent time with Pakistani Army. I am very impressed. पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। I see peace in it. I have spent time with the Pakistani Army. I am very impressed. इंडियन मीडिया बात को बहुत बड़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी चीज़ें होती हैं उसे मीडिया इस तरह आग लगा के, मिर्ची लगा के बोलते हैं कि लोग बहकावे में आ जाते हैं। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है। जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही, उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। आपने कई बार द टी इज़ फैंटास्टिक का रेफरेंस सुना या देखा होगा, ये भी इसी वीडियो का पार्ट था। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान अपनी सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना चाहता था ताकि उस पर कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर ना बन पाए। देयर आर एब्सोल्युटली नो डाउट कि उस वीडियो में कही गई बातें बस दिखावा करने के लिए थी और अभिनंदन के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वो सब कहने के। अभिनंदन के लैंडिंग लोकेशन पे उसके साथ क्या बर्ताव हुआ था वो वीडियो सबने देखा था, और ये नया वीडियो सिर्फ उसका डैमेज कंट्रोल था। यहाँ इंडिया में चायोस बढ़ता जा रहा था। अभिनंदन को कैप्टिव बने 24 घंटे हो चुके थे। पब्लिक वापस लाने की डिमांड कर रही थी और ओपोजिशन लीडर सरकार से वापस लाने का प्लान पूछ रहे थे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी सोचा कि शायद कुछ नहीं होने वाला, तो वो इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अभिनंदन को लौटाने के बदले कोई शर्त रखेंगे जो इंडिया को माननी पड़ेगी।
पाकिस्तान की ये गलतफहमी भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स जैसी थी, ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, जर्मनी, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना शुरू किया। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और OIS ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। ये सब इंडिया की डिप्लोमेसी का कमाल था। इतना जियोपॉलिटिकल प्रेशर हैंडल करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। वो बौखला गया। उनकी तरफ से एक के बाद एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आने लगे। कभी वो इंडिया पे अपने बॉर्डर वायलेट करने का आरोप लगाने लगते और कभी कहते कि इंडिया ने तो बस वीरान इलाके में जंगल में बम गिराया है। कभी वो कहते कि उन्होंने इंटेंशनली स्ट्राइक नहीं किया, तो कभी वो बोलते कि उन्होंने F-16 यूज़ ही नहीं किया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास रेडार इमेजेस, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और मिसाइल लॉजिस्टिक थे। सारे प्रूफ यही बता रहे थे कि एक F-16 गिराया गया था और ये काम अभिनंदन ने ही किया था। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने सोचा अगर इतनी आसानी से अभिनंदन को लौटा दिया तो अपने ही लोगों में नाक कट जाएगी, और इसीलिए अपनी साख बचाने के लिए वो दुनिया भर में भटकते रहे। वो चाहते थे कि काश किसी तरीके से ये प्रूव कर दे इंडिया उनकी टेरिटरी में घुसा था, और इसीलिए अभिनंदन को कैप्टिव रखना जिनेवा कन्वेंशंस का वायलेशन नहीं है। लेकिन चाइना को छोड़ के किसी और देश ने उनका साथ नहीं दिया। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करने का तरीका ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आइडिया भी नहीं था कि इस जियोपॉलिटिकल प्रेशर से भी बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। 27 फरवरी की रात को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद के ऑफिस में एक फ़ोन की घंटी बजी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो नशों में खून बहना रुक गया हो, लेकिन माथे का पसीना बहना नहीं रुका। कॉल पे उन्हें इंटेल मिली कि भारत की 9 मिसाइलें पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पे लॉक हो चुकी हैं। इंडियन नेवी कराची पोर्ट के करीब अरेबियन सी में उतर चुकी है। इंडियन नवल शिप पे इतना बारूद है कि कराची के साथ साथ आधा पाकिस्तान निगल जाए। अगले कुछ घंटों में अगर अभिनंदन को रिहा नहीं किया तो पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि भारत की सारी डिफेंस फोर्सेस, वो सारी मिसाइल्स, वो सारे नेवी शिप्स सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की एक हाँ का इंतजार कर रहे थे। सोहेल महमूद ने जैसे तैसे फ़ोन रखा और सीधा भागे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑफिस की तरफ। उनका ये सब जानना जरूरी था, क्योंकि बात अब जियोपॉलिटिकल प्रेशर और डिप्लोमेसी से आगे जा चुकी थी। इमरान खान ने सब सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की। सोहेल महबूब ने दिल्ली फ़ोन घुमाया इंडियन हाई कमिश्नर अजय बसरिया के ऑफिस में और कहा कि इमरान खान PM मोदी से बात करना चाहते हैं, और अजय बसरिया ने PMO कॉल लगाया, उनका जवाब मांगा और वापस कॉल करके सोहेल महबूब को कहा कि PM इज नॉट अवेलेबल। द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अवेलेबल। यानी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से बात करने से मना कर दिया। अगली सुबह इमरान खान को ये अनाउंस करना पड़ा कि वो अभिनंदन को रिहा कर देंगे। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि ऐसा करना दोनों देशों के रिलेशंस के लिए अच्छा रहेगा। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इस पूरे इंसिडेंट का जिक्र अजय बसरिया ने खुद अपनी बुक एंगर मैनेजमेंट में किया है। रात के 12 बजे मुझे एक फ़ोन आता है सोहेल महमूद साहब का, जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे भारत में। तो वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, और मैंने उनको जवाब ये दिया कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है। कोई भी अगर संदेश देना चाहें तो आप मुझे दे दें और मैं उसको आगे पहुँचा दूँ। मगर उस रात मुझे फ़ोन नहीं आया। तो साफ ये है कि भारत की तरफ से एक जो मैसेज था वो क्लियर था, जो पायलट को वापस करना होगा, और कोई नेगोशिएशन की इसमें गुंजाइश नहीं। आप इनफैक्ट खुद पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात एक्सेप्ट की है। उनकी क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और PM नरेंद्र मोदी ने भी बाद में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने गुजरात की एक रैली में कहा कि अगर अभिनंदन नहीं लौटता तो वो रात पाकिस्तान के लिए कत्ल की रात होती। उच्च एक व्यक्ति एक निवेदन કર્યું કે મોદીએ બીજા દિવસે
એક સાથે 12 મિસાઇલો હુમલો કરવાનું કર્યું. ત્યાં કીધું પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાત. આ સારું થયું કે પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછું મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત કતલની રાત હતી. तो क्या सच में भारत पाकिस्तान में उस रात 9 बजे हमला करने वाला था? मैं इस सवाल का जवाब डायरेक्टली तो नहीं दे सकता, पर हाँ मैं इतना जानता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स अपने एक पायलट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, वो भी तब जब वो पायलट अभिनंदन वर्तमान जैसा कोहिनूर हो. भारत की डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ और मिलिट्री प्रेशर का नतीजा ये हुआ कि 60 घंटे तक पाकिस्तान की कैप्टिविटी में रहने के बाद 1 मार्च 2019 को अभिनंदन को रिहा कर दिया गया. और ये देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा से बाहर निकलकर हिंदुस्तान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. ये वो आखिरी लम्हे की तस्वीरें, उनका स्वागत बीएसएफ के अधिकारियों ने किया है. विंग कमांडर अभिनंदन coming across from the Atari border, from Wagah to Atari. That's where he's coming. That's Wing Commander Abhinandan who's coming. जो 60 घंटे अभिनंदन ने पाकिस्तान के कब्जे में बिताए, वो हर सेकंड एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था. लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे. उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि सेल्फ कंट्रोल और कंपोजर क्या चीज होती है. वाघा बॉर्डर पर हजारों लोग उनकी वापसी का इंतजार कर रहे थे. पूरा देश टीवी के सामने बैठा था बस एक चीज देखने के लिए कि विंग कमांडर अभिनंदन वापस आ रहे हैं. हमारा हीरो जो अभिनंदन सर हैं, वो हमारे गांव के पास से जो पहला हमारा जो पाकिस्तान से जो पहला बॉर्डर खुला हुआ है, इससे आ रहे हैं. हमें बहुत खुशी है. वो हमारे हीरो हैं. अपनी जान मान की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान में गए और वहाँ अटैक करके फिर वापस आ रहे हैं. बहुत खुशी है सर हमें. हम सुबह 4:30 बजे उनका वेट कर रहे हैं. नेशनल एंथम बज रहा था और सबकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के या दर्द के नहीं थे. ये आंसू थे अभिनंदन के सेफली वापस आने की खुशी में. उस दिन पूरा देश खुशी में रोया था. जरा सोचो, अगर पाकिस्तान ने अभिनंदन को नहीं छोड़ा होता तो क्या होता? शायद एक वॉर जिसमें और भी जाने जाती. आज अभिनंदन वर्तमान हमारे साथ हैं, नॉर्मल लाइफ में लौट चुके हैं, दोबारा से इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं. 2 दिसंबर 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को राष्ट्रपति भवन में वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो आर्मी का एक टॉप रैंक ब्रेवरी अवार्ड है. आज अभिनंदन प्रमोट होके ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरफोर्स बन चुके हैं. उन्होंने हमें ब्रेवरी का नया डेफिनेशन दिया. चिल्लाने या जोश दिखाने में ब्रेवरी नहीं है. ब्रेवरी है दुश्मन के घर में खड़े होकर भी दुश्मन की आंखों में आंखें दिखाने में. भारत की मिट्टी में ऐसे कई लाल जन्मे हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से अपनी मातृभूमि को धन्य कर दिया. हम अपने चैनल पर ऐसे कई हीरोज की कहानी आप तक लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए. मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.